एक लड़का जो एक दिन कोठे पर जाता है और कोठे पर पहुंचता है, वहां की जो कोठे की मालकिन होती है उस कोठे की मालकिन को पैसे देता है। और पैसे देने के बाद में फिर वो एक रूम पर एक लड़की के पास में पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो उस लड़की के पास में पहुंचता है, उस लड़की को देखता है, तो लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। और उसकी खूबसूरती को देख करके वो लड़का उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद में वो उसके पास में जाता है और उसके पास में जाने के बाद में वो ऐसी डिमांड कर देता है उस लड़की से, जिसको सुन करके वो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करने लगती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से दोस्तों बस एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी या सच्ची घटना अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल से। शमशाद नाम का एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता है जो ट्रक चलाया करता है। एक दिन जब वो पश्चिम बंगाल में एक रोड से निकल रहा होता है, हाईवे से गुजर रहा होता है, रात का करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है। उसकी गाड़ी जो है अचानक वहां पर खराब हो जाती है। अब वो अपनी गाड़ी से उतरता है, देखता है तो आसपास जो रोड के किनारे कोई घर नहीं होता, कोई मकान नहीं होती, कोई दुकान नहीं होती। यह देख करके वो सोचता है कि आखिरकार इस सुनसान जगह पर मैं कहाँ जाऊं, किससे हेल्प मांगू, किसके पास में रुकूं। तो उसकी नजर पड़ती है कि थोड़ी ही दूर पर जहां पर उसकी गाड़ी खराब होती है उससे लगभग 100 मीटर की दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी के पास में जाता है तो देखता है कि सामने जो एक पंचर की दुकान और उसके पीछे एक कमरा होता है, छोटी सी कोठरी होती है। उस कोठरी में शायद वो व्यक्ति रह रहा होता है जिसकी दुकान होती है। वो वहां पर पहुंच करके आवाज देता है। आवाज देने के बाद में वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास रही होगी। वो कहता है कि दादाजी, हमारी जो गाड़ी है वो खराब हो गई है, इसलिए क्या यहाँ पर हमारी कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ मदद हो सकती है। तो वो कहता है कि बेटा क्या मदद चाहिए। तो वो कहता है कि हमारे पास में जो राशन है वो खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, इसलिए हमें अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता तो बहुत कृपा हो जाती। वो जो बुढ़ा आदमी होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी आपके खाने की व्यवस्था कर देते हैं। उसके बाद में वो अपने घर के अंदर जाता है। अपने घर से वो कुछ खाने के लिए लाता है और खाने के लिए उस ड्राइवर को देता है। वो ड्राइवर खाना खाता है और अपनी गाड़ी में जा करके लेट जाता है और सो जाता है। सुबह होती है, मार्केट खुलती है, दुकानें खुलती हैं। उसके बाद में वो अपनी गाड़ी को सही करवाता है और सही करवाने के बाद में अपने सफर के लिए निकल जाता है। पर अब जब जब भी वो ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से निकलता है, उस रास्ते से गुजरता है, तो एक बार वो उस बुढ़े आदमी के पास में उसकी दुकान में जरूर जाता है। वो उसकी हालत को देखता है, उसकी गरीबी की हालत को देखता है, तो उसको उसके ऊपर तरस आने लगता है। और फिर वो जो भी कुछ उससे हो सकता था, कभी कुछ खाने पीने की चीजें, कभी कोई बिस्कुट, कभी कुछ नमकीन, वो जब भी उस रास्ते से निकलता है उस बुढ़े आदमी को दे करके चला जाता है। अब बुढ़े आदमी को भी उस ड्राइवर के ऊपर काफी भरोसा हो जाता है, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद में एक दिन जब वो ड्राइवर उस दुकान के पास से गुजर रहा होता है, उस दुकान के पास से जा रहा होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना दादाजी से मिलते चलें। पर वो जैसे ही दादाजी की दुकान के पास में अपनी गाड़ी रोकता है तो वो देखता है कि जो दादाजी हैं उनकी दुकान बंद है। वो वहां पर उतर करके आवाज लगाता है तो देखता है कि अंदर से लगभग एक 18-19 साल की लड़की जो आती है, उनसे पूछता है कि क्या दादाजी कहीं गए हुए हैं। तो वो कहती है कि हाँ, दादाजी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, दादाजी घर पर नहीं है। फिर वो उस लड़की को अपना सामान देता है और सामान देने के बाद में वहां से चला जाता है। अब अक्सर करके क्योंकि वो वहां आता जाता रहता था, अब उस लड़की से भी उसका परिचय हो जाता है। एक दिन जब वो लड़की होती है, वो उस ट्रक ड्राइवर से कहती है कि हमारे घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हमारे जो पिताजी हैं वो इतने वृद्ध हैं, अब उनसे काम करने की उम्र नहीं है, अब उनसे काम किया नहीं जाता है। अब हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ कमाना चाहिए
तब वो जो ट्रक ड्राइवर होता है उस लड़की से कहता है कि चलिए हम आपको दिल्ली शहर ले चलते हैं और दिल्ली में हम आपको एक अच्छी जॉब दिलवा देंगे, आपकी अच्छी नौकरी लगवा देंगे। वो लड़की जो होती है वो लड़की उस ड्राइवर की बातों में आ जाती है और उसका भरोसा करती है और उसके साथ में दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर वो जो ड्राइवर होता है उस लड़की को दिल्ली तो ले जाता है, दिल्ली में उसे जॉब तो नहीं लगवाता बल्कि उसे एक कोठे पर बेच देता है। अब वो लड़की कोठे पर पहुंच जाती है, कोठे पर रहने लगती है और कोठे पर जो उसके माता पिता क्योंकि इतने वृद्ध थे, उनके पास में इतनी सुविधाएं नहीं थी, उनके पास में इतना पैसा नहीं था। वो अपनी बेटी को ढूंढते। अब वो अपनी बेटी की जानकारी करने की बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ उन्हें पता नहीं लगता। वो भी शांत होकर के अपने घर पर बैठ जाते हैं। इधर धीरे धीरे करके लगभग जो लड़की होती है उसको कोठे पर 2 साल बीत चुके होते हैं। उस लड़की का नाम नाजिया होता है। नाजिया कोठे पर रहते रहते लगभग नाजिया को 2 साल बीत चुके होते हैं। अब एक दिन आगरा के रहने वाले 2 दोस्त होते हैं जिनमें से एक का नाम रवि होता है, एक का नाम अमित होता है। दोनों दोस्त दिल्ली में रह करके मजदूरी किया करते हैं। एक दिन जो अमित होता है वो थोड़ा तेज होता है, चंचल होता है। वो रवि से कहता है कि चलिए यार आज हम किसी कोठे पर चलते हैं और कोठे पर चल करके देखते हैं कि आखिरकार कोठे पर क्या होता है। पर जो रवि होता है वो कहता है कि नहीं, हमें कोठे पर नहीं चलना चाहिए, वहां पर अच्छे लोग नहीं जाते हैं, वहां जाने से बदनामी होती है। पर जो अमित होता है वो कहता है कि एक दिन की बात है, हमें केवल यह देखना है कि कोठे की लड़कियां कैसी होती हैं। अमित बार बार रवि से इस चीज के लिए प्रेशर करता है, उसको फोकस करता है, जोर करता है। तो जो रवि होता है तो कहता है कि चलिए अगर आप बार बार कह रहे हैं तो मैं केवल आज ही जाऊंगा, आज के बाद कभी कोठे पर नहीं जाऊंगा, आपकी बात है इसलिए मैं आज आपके साथ में चल रहा हूँ। अब वो दोनों दोस्त कोठे पर पहुंच जाते हैं। कोठे में पहुंचने के बाद में जो वहां की कोठे वाली मालकिन होती है, कोठे की मालकिन होती है, उस कोठे की मालकिन के पास में जाते हैं। मालकिन उन दोनों लड़कों से पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद में उन दोनों लड़कों को एक एक रूम में भेज दिया जाता है। दोनों रूम में एक एक लड़की होती है। जो अमित होता है वो बहुत ही चंचल किस्म का होता है। उस जिस लड़की के साथ में जो लड़की उसको मिलती है उस लड़की के साथ में वो पूरे मजे लेता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। और जो रवि होता है वो जिस कमरे में पहुंचता है उस कमरे में जो लड़की होती है वो लड़की नाजिया होती है और वो नाजिया देखने में इतनी सुंदर होती है कि रवि देख करके उसको पागल हो जाता है, उसको दीवाना हो जाता है और उसके सामने जा करके बैठ जाता है। अब रवि केवल उसको बैठ करके देखता ही रहता है और देखते देखते उसका जब समय हो जाता है दोनों उस कोठे से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद में जब वो दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जो अमित होता है वो रवि से कहता है कि यार कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमारा तो बहुत अच्छा रहा। हमें जो लड़की मिली थी हमने उसके साथ में बहुत इंजॉय किया, हमने बहुत मजे लिए। और जो रवि होता है वो कहता है कि हमारा दिन भी बहुत ही अच्छा रहा। हमें जो लड़की मिली थी जिसका नाम नाजिया था वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। रवि केवल इतनी ही बात बताता है और दोनों फिर अपने घर के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो अमित होता है वो एक दिन फिर रवि से कहता है कि चलिए यार आज फिर कोठे पर चलते हैं। पर इस बार वो जो अमित सोच रहा था कि रवि कोठे पर जाने के लिए तैयार नहीं होगा, वो रवि इस बार अमित से मना नहीं करता है बल्कि वो भी कहता है कि हाँ ठीक है चलते हैं। दोनों फिर कोठे पर पहुंचते हैं और कोठे पर पहुंचने के बाद में दोनों वहां के पैसे का भुगतान करते हैं और भुगतान करने के बाद में दोनों को एक एक रूम पर भेजने के आदेश हो जाते हैं। पर जो रवि होता है वो कहता है कि हमें वही लड़की चाहिए जो नाजिया नाम की लड़की है जिसको हमने पहली बार मिला था। अब रवि को फिर से उसी नाजिया के पास में भेज दिया जाता है। रवि फिर जाता है और फिर उसके पास में उसके सामने केवल बैठा ही रहता है और बैठे बैठे उसको देखता रहता है और फिर उसके बाद में उसका समय हो जाता है और फिर वो दोनों दोस्त बाहर चले आते हैं। फिर उसी प्रकार बातें करते हैं, बातें करते हुए फिर अपने घर के लिए चले जाते हैं, अपने काम के लिए चले जाते हैं। फिर तीसरी बार वो दोनों कोठे पर पहुंचते हैं। जब तीसरी बार रवि नाजिया के पास में पहुंचता है तो जो नाजिया होती है वो रवि से ये कहती है
कि हम आपको देख रहे हैं कि आप बार बार इस कोठे पर आते हैं और इसके बाद में आप केवल हमारे पास में ही आते हैं, पर आप कुछ करते नहीं हैं हमारे साथ में। जो करने के लिए आप आते हैं वो तो करते ही नहीं है, और आप अपने पैसे देते हैं और पैसा देने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? तो जो रवि जो बात कहता है उसको सुन करके नाजिया भी रोने लगती है। रवि कहता है कि आप हमें देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, हम आपके साथ में शादी करना चाहते हैं और बिना शादी के हम आपके साथ में कुछ नहीं करना चाहते हैं। यह बात जब नाजिया सुनती है तो नाजिया सुन करके, ऐसे शब्दों को सुन करके नाजिया रोने लगती है, क्योंकि उसकी जिंदगी जो लगभग 2 सालों से एक नर्क में गुजर रही होती है, उसमें किसी को इतना प्यार हो। जो आज तक उस नाजिया के पास में जो इंसान आया उसने पैसे दिए और नाजिया के जिस्म को केवल नोचा। कोई ऐसा व्यक्ति आया उसकी जिंदगी में जो उससे कहता है कि हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। यह सुन करके नाजिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाजिया कहती है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर इस दलदल से निकलना, इस जगह से निकलना इतना आसान नहीं होता है। तब जो रवि होता है वो कहता है कि आखिरकार आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी, आप क्यों इस कोठे पर आ गए हैं? तब जो नाजिया होती है वो रवि को अपनी पूरी कहानी बताती है। वो रवि से कहती है कि मेरे पिता के एक दोस्त थे जो ट्रक ट्रक चलाया करते थे, जो मेरी दुकान पर अक्सर आया करते थे। इस वजह से मेरे पिताजी की उनसे दोस्ती हो जाती है और फिर एक दिन वो हमारे पास में आते हैं और हमें कुछ सामान देते हैं। हमने उनको अपना समझ करके उनको अपनी कहानी सुनाई, उनको अपनी गरीबी बताई। उन्होंने हमें यह कह करके लाए कि हम दिल्ली में आपको अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, अच्छी जॉब दिलवा देंगे, जिस वजह से हम आए थे। पर उन्होंने हमें इस कोठे पर भेज दिया। उसके बाद में यहाँ आने के बाद में हमें कभी निकलने का मौका ही नहीं मिला। हमारे अम्मी अब्बू के पास में इतने पैसे नहीं हैं, इतनी जानकारी नहीं है कि वो लोग हम तक पहुंच सके। अब इसलिए हमने अपनी जिंदगी यहीं पर मान ली है कि हमारी जो भी जिंदगी है, हमारी जो दुनिया है, शायद मेरे नसीब में यही था और यहीं पर है। ये सुन करके जो रवि होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रवि वहां से चुपचाप चला आता है। अब रवि के दिमाग में बस एक ही बात गूंजने लगती है, एक ही बात सोचता रहता है कि आखिरकार नाजिया को उस कोठे से निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए। इसके लिए वो जानकारी करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों से जो उसके दोस्त होते हैं उनसे पूछता है, उनसे कहता है कि यार एक लड़की है जो कोठे पर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। उस लड़की को अगर कोठे से निकालना हो तो क्या किया जाए, उसे उस कोठे से कैसे निकाला जा सकता है। तो जो उसके कुछ दोस्त होते हैं वो उसको बताते हैं कि देखो यहाँ पर एक मैडम है जो कि एक एनजीओ चलवाती हैं, और जो फंसे हुए लोगों को, जो लोग खराब हालत में होते हैं, जो किसी की कैद में होते हैं, उनको छुड़वाने की कोशिश करती हैं, उनको छुड़वाने का काम करती हैं। शायद उनसे कुछ मदद मांगी जाए तो आपकी बात बन सकती है। रवि अब उस मैडम का एड्रेस ढूंढता है, उनका एड्रेस पता करता है, और एड्रेस पता करने के बाद में उन मैडम के पास में पहुंचता है जो एनजीओ की संचालक होती हैं, जिनका नाम की मंजू होता है, और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता है। कहता है कि मैडम जी, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हम आपकी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी मदद कर दीजिए। तो जो मैडम होती हैं वो बोलती हैं कि क्या बात है। तो कहता है कि मैडम जी, कोठे पर एक लड़की है, 10 नंबर कोठे पर एक लड़की है, जिसको बाहर निकलवा दीजिए। तो वो कहती हैं कि उस क्या वो कौन है आपकी, क्या लगती है आपकी? तो वो कहता है कि मैडम, हमें उसके साथ में शादी करना है। ये सुन करके जो मंजू मैडम होती हैं वो कहती हैं कि चलिए ठीक है, हम आपने हमसे बात कही है, हम कोशिश करेंगे कि उस लड़की को बाहर निकाल दें। वो रवि वहां से चुपचाप अपने घर चला आता है, अपने काम पर जाने लगता है। पर 2-3 दिन का समय बीत जाता है, उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती, उसे ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती कि अब नाजिया के साथ में क्या हुआ है। इसलिए एक दिन फिर वो मंजू मैडम, उधर जो मंजू मैडम होती है वो सोचती हैं कि लड़का है, ऐसे ही कहीं आया होगा, इसकी बात को उतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती हैं। पर ये जो रवि होता है वो 2 दिन के बाद फिर उन मैडम के पास में मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि मैडम, हमने आपसे एक बात कही थी, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने हमारी बात को किसी गंभीरता से नहीं लिया। शायद मैं आपसे मैडम रिक्वेस्ट करता हूँ
कि उस लड़की को कोठे से बाहर निकलवा दीजिए। तब जो मंजू मैडम होती हैं वो रवि की बात को ध्यान देती हैं और फिर एक दिन वो उस कोठे पर पहुंच जाती हैं। और कोठे पे पहुंचने के बाद में जो उस कोठे की मालकिन होती है उससे बात करती हैं और उससे कहती हैं कि देखो, आपके यहाँ एक लड़की है जिसका नाम नाजिया है, उस लड़की को हमें बाहर ले जाना है। तो जो उस कोठे की मालकिन होती हैं वो कहती हैं कि ये नामुमकिन है। उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो मंजू मैडम से लड़ने की, बहस करने तक के लिए तैयार हो जाती हैं। वो कहती हैं ऐसा नहीं होता है, जो हमारे यहाँ लड़की है इसमें से कोई भी लड़की बाहर नहीं जा सकती है। यह सुन करके जो मंजू मैडम होती हैं वो एक बार वहां पर आवाज देती हैं और कहती हैं कि जिस किसी को इस कोठे से बाहर निकलना हो, जो कोई भी वो लड़की हो, रवि नाम का लड़का है जो कोठे से बाहर उसका इंतजार कर रहा है। अगर किसी को निकलना है तो वो मेरे साथ में आ जाए। पर उस समय क्योंकि जो कोठे वाले लोग होते हैं, जो कोठे की मालकिन होती हैं, उन लोगों का इतना दबाव होता है, इतना जोर होता है कि जितनी भी सारी लड़कियां वहां पर होती हैं वो बहुत से डर डर के रहा करती हैं। उस समय किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उस दरवाजे से निकल करके बाहर आ जाए कि हमें बाहर जाना है। लगभग 5 मिनट तक जो मंजू मैडम होती हैं वो वहां पर खड़ी रहती हैं और 5 मिनट के बाद में वो वहां से निकलने की चल देती हैं और बोलती हैं कि आखिरी मौका है, मैं जा रही हूं और जिसको भी मैं बाहर चलना है वो मेरे पीछे आ जाए, जो भी वो लड़की हो वो मेरे पीछे आ जाए, मैं उसको यहां से निकाल करके ले चलूंगी। अब जब नाजिया जो होती है वो देखती है कि जो हमारे पास में एक आखिरी मौका है, एक आखिरी उम्मीद है, वो भी केवल कुछ ही क्षणों में खत्म होने वाली है, तब नाजिया से यह बात बर्दाश्त नहीं होती और वो रोते हुए वहां अपने रूम से भागती है और आकर के अंजू मैडम के चरणों में लिपट जाती है और उनसे कहती है कि मैडम, हमें बाहर चलना है, हमें बाहर निकलना है। अब जो कोठे की मालकिन होती हैं और जो मंजू मैडम होती हैं, उन दोनों के बीच में बात होने लगती है, बहस होने लगती है। पर जो कोठे की मालकिन होती है वो सोचती है कि अभी एक लड़की का सवाल है, अभी एक लड़की बाहर जाने के लिए तैयार है। धीरे धीरे अगर ये 16 चिंगारी 16 बन गई तो फिर हमारे लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो फिर चुपचाप शांत हो जाती है और उस लड़की को बाहर जाने की इजाजत दे देती है और वो लड़की बाहर आ जाती है। अब वो लड़की क्योंकि मुस्लिम होती है, इसलिए रवि और नाजिया की शादी दोनों का रवि और नाजिया दोनों का निकाह होता है और निकाह होने के बाद में दोनों की शादी हो जाती है। पर जो नाजिया होती है वो भी बहुत समझदार लड़की होती है। वो कहती है कि जो रवि है, जो कि मेरे धर्म से नहीं है, एक हिंदू धर्म से है और उसने मुझे अपनाया है, मेरी जिंदगी को आबाद किया है, मुझसे शादी की है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी शादी हो वो रवि के ही रीति रिवाज से हो। और पहले दोनों का निकाह होता है और निकाह होने के बाद में फिर दोनों के 7 फेरे होते हैं और दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद में जो रवि होता है वो नाजिया को अपने साथ में लेता है और अपने साथ में लेने के बाद में वो अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंच करके अपने माता पिता को ये बात बताता है कि ये जो लड़की है ये नाजिया है, इसके साथ हमने शादी की है, ये पहले से कोठे में रहती थी। और ये जैसे ही बातें उसके माता पिता सुनते हैं, उसके माता पिता को गुस्सा आने लगती है, वो रवि के ऊपर नाराज होने लगते हैं और वो रवि से कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की से शादी की है, एक कोठे वाली लड़की से शादी की है, वो भी हमारे धर्म की नहीं है, इसलिए हम इस लड़की को कबूल नहीं कर सकते हैं। अब आपको हमारे घर से निकलना होगा, हमारे घर में रहने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। तब रवि जो होता है उस नाजिया को अपने साथ में लेता है, क्योंकि उसने जो नाजिया से वादा किया था उस वादे को उसको निभाना था और वो अपने वादे पे खरा उतरता है, नाजिया को अपने साथ में लिवाता है और लिवा करके दोनों शहर में चले जाते हैं। अब शहर में एक किराए का कमरा लेते हैं और किराए का कमरा लेकर के दोनों रहने लगते हैं और रवि वहां पर मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके वो अपना और नाजिया का पेट भरता है। समय धीरे धीरे चलता रहता है। कुछ दिन के बाद में नाजिया और रवि को एक बेटी पैदा होती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और एक दिन फिर जो नाजिया की माँ होती है, एक दिन जो रवि की माँ होती है वो किसी काम से शहर जाती है और शहर जाने के बाद में वो देखती है, शहर जाती है तो वहां पर नाजिया की मुलाकात रवि की माँ से हो जाती है।
अब रवि की माँ देखती है कि ये तो वही नाजिया है जिसको हमारा बेटा शादी करके लाया, जो हमारे बेटे की पत्नी है। और वो देखती है कि उसकी गोद में एक बहुत ही सुंदर बेटी है, और यह देख करके उसका भी मन मोहित हो जाता है, उसका भी गुस्सा शांत हो जाता है, और वो नाजिया के पास में जाती है, नाजिया से बात करती है, और उसके बाद में रवि के आने का इंतजार करती है, और फिर रवि से कहती है कि बेटा, हम आपको माफ करते हैं, हम आपको समझ नहीं सके, आपने एक लड़की का जीवन उद्धार कर दिया है, हमारी हमसे गलती हुई है, हम आपसे माफी मांगते हैं। और रवि और नाजिया को अपने साथ लेकर के अपने घर आ जाती है, और फिर रवि और नाजिया अपने परिवार के साथ में बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।